देखिए हम प्रत्यय पढ़ रहे थे और प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत जो हमारे सिलेबस में कृत प्रत्यय थे वो कंप्लीट हो गए थे हमारे। ठीक है, कृत प्रत्यय में हमने सबसे पहले तव्यत और प्रत्यय पढ़ा, फिर उसके बाद हमने अनियर प्रत्यय पढ़ा और फिर उसके बाद सत्रि और सानस प्रत्यय पढ़े। ठीक है ना। इसी के बाद कृत प्रत्यय पढ़ने के बाद सेकंड प्रकार होता है प्रत्यय का तद्धित प्रकार। सेकंड प्रकार कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। देखिए तद्धित प्रत्यय, देखिए मैंने प्रत्यय पढ़ाते समय ये बताया था कि वे प्रत्यय जो शब्दों के बाद जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और जो धातु के बाद जुड़े उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी शब्द हो उसके जो है तद्धित प्रत्यय थे शब्दों के बाद ही जुड़ेंगे हमेशा। जैसे राम के पीछे गुरु, दीर्घ, इस तरह के जो शब्द होंगे उन्हीं के बाद में तद्धित प्रत्यय जुड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तब बात आती है कि ये प्रत्यय होते कौन कौन से और कैसे जुड़ते हैं। तो आज के कक्षा में हम तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि तद्धित प्रत्यय कौन कौन से होते हैं और ये शब्दों के बाद में कैसे इनका प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम तद्धित की वो देखते हैं डेफिनेशन कि तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। देखिए तद्धित प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद होते हैं। देखिए ऐसे प्रत्यय ऐसे प्रत्यय जो शब्दों के बाद, यानी कि प्रत्यय है और प्रत्यय हमेशा कहाँ जुड़ते हैं? शब्दों के बाद ही जुड़ते हैं। कोई सा प्रत्यय हो शब्दों के बाद ही जुड़ेगा, पहले नहीं जुड़ता। यानी कि ऐसे प्रत्यय जो शब्दों के बाद में, शब्दों के बाद में जुड़कर उसके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। यानी ऐसे प्रत्यय जो शब्दों के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें या कर देवें, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यानी उन्हें क्या कहेंगे हम? तद्धित प्रत्यय। ठीक, हम आगे देखिए तद्धित प्रत्यय है जो विकल्प से होते हैं। विकल्प का कहने का मतलब कि तद्धित प्रत्यय विकल्पिक होते हैं। वैकल्पिक, वैकल्पिक का मतलब होता है कि आवश्यक नहीं कि तद्धित करें, जैसे वाक्य का ट्रांसलेट करना, वहाँ तद्धित प्रत्यय की प्राप्ति हो रही हो तो वहाँ तद्धित प्रत्यय करना आवश्यक नहीं है। करें तो करें या ना करें, वह ऑप्शनल होते हैं। इनका प्रयोग कर भी सकते हैं और हम नहीं भी कर सकते। यदि वहाँ संधि कार्य प्राप्त हो रहा हो, यानी जब हम तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करते हैं वहाँ यदि संधि कार्य प्राप्त हो रहा हो तो पहले संधि कार्य होगा, उसके बाद में तद्धित प्रत्यय लगेगा। ठीक है, और यदि समास हो रहा हो कहीं तो पहले समास हो, उसके बाद में ही तद्धित प्रत्यय लगेगा। इसीलिए जो ये तद्धित प्रत्यय होते हैं जितने, ये सभी वैकल्पिक होते हैं। कैसे होते हैं? वैकल्पिक होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। इनका प्रयोग करें भी सकते हैं हम, न भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी उसके अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं आता। ठीक है ना। देखिए इसके बाद देखिए यदि नीचे लिखते हैं, यदि संधि कार्य, यदि
संधि कार्य की प्राप्ति हो रही हो, संधि कार्य की प्राप्ति हो रही हो तो सर्वप्रथम संधि कार्य ही होगा, संधि कार्य ही होगा। उसके बाद ही प्रत्यय का प्रयोग होगा। यानी यदि कहीं संधि कार्य हो रहा हो तो पहले संधि कार्य होगा, फिर उसके बाद में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? देखिए अब ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गया तद्धित प्रत्यय। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गुरु में, गुरु शब्द में तरफ प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? गुरुतर है बन गया। गुरु शब्द में तमप प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? गुरु तमह बन गया। ठीक है, श्रेष्ठ शब्द है, श्रेष्ठ शब्द ये धातु नहीं है, शब्द है। यदि इसमें मतुप प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? श्रेष्ठवान बन गया। क्या बन गया? श्रेष्ठवान। ठीक है, तो इस तरह रूप बनेंगे इनके, इन सभी के इस तरह रूप बनेंगे। ठीक है, आज की कक्षा में हम तरप और तमप प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है, आप एक बार इनको नोट कर लीजिए, डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स को। इसके बाद हम प्रत्यय स्टार्ट करते हैं। जैसे और भी उदाहरण देख लीजिए तरप और तमप के। गज प्लस तल क्या बनेगा? गजता। देव प्लस तल देवता। मनुष्य, मनुष्य प्लस त्वत् तो क्या बनेगा? मनुष्यत्व। ठीक है, आप इनको नोट कीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आज हम पहले प्रत्यय पढ़ेंगे। जो तरप और तमप प्रत्यय हैं, मैं दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छी तरह बेटर समझ में आएगा आपके। नंबर फर्स्ट, तरप और तमप प्रत्यय। देखिए, नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, पहले इन प्रत्ययों को एक बार समझिए। तरप और तमप प्रत्यय, आज का हमारा टॉपिक है तरप और तमप प्रत्यय। देखिए, तरप और तमप प्रत्यय, ये दो प्रत्यय ऐसे हैं, ये दो प्रत्यय जो भी शब्द होंगे उनमें साथ साथ चलते हैं। जैसे हमने ऊपर में गुरु शब्द में तरप और तमप दोनों प्रत्यय जोड़े थे, तो दोनों जोड़ सकते हैं ना। तो इस तरह इन दोनों प्रत्ययों में से कोई सा भी हम जोड़ सकते हैं, दोनों प्रत्यय साथ होते हैं।
देखिए, जो तरप प्रत्यय होता है, तरप प्रत्यय का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ दो व्यक्ति या वस्तु यानी कि दो या फिर अनेकों के मध्य किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, तो वहाँ तरप प्रत्यय होता है। ठीक है, जहाँ दो में से श्रेष्ठता बताई जाए वहाँ तरप होता है, और जहाँ किसी समूह या फिर अनेकों में से श्रेष्ठता बताई जाए वहाँ तमप होता है। यानी कि जहाँ जहाँ दो में से श्रेष्ठता बताई जाए वहाँ तरप होगा, और जहाँ अनेकों में से बताई जाए वहाँ तमप होता है। ठीक है, ठीक है। जैसे पहले हम तरप प्रत्यय देखते हैं, जब मैं डेफिनेशन दोनों प्रत्ययों की लिखवा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम तरप प्रत्यय, है ना। देखिए, देखिए इसका सूत्र तो होता है द्विवचन विभज्यो पदे तरप ये सुनो, यानी कि द्विवचन अर्थात दो की संख्या को विभोज्यो पदे विभाजित करने वाले पदों में तरप और ये सुन प्रत्यय होते हैं। देखिए लिखिए, देखिए सूत्र लिख देता हूँ मैं एक बार। द्विवच द्विवचन विभज्योपपदे द्विवचन विभज्योप पदे द्विवचन विभज्योप पदे तरप भी सुनो, तरप भी सुनो। देखिए दो प्रत्यय एक साथ होते तरप और ये सुन। देखिए सूत्र का अर्थ देखो पहले। द्विवचन, वचन को मैंने संज्ञा प्रकरण पढ़ाया था, उस समय वचन का अर्थ बताया था संख्या से है, संख्या, काउंटिंग। यानी कि द्विवचन यानी कि दो की संख्या से विभज्योपपदे विभाजित होने वाले पद, पदे सप्तमी विभक्ति है। जैसे रामे वने होता है तो और अर्थ क्या होगा, में लगेगा। जैसे वने होगा तो वन में, ग्रामे तो ग्राम में, गांव में, इस तरह से होगा। जयपुरे जयपुर में, तो यहाँ पदे है तो पद में। तो द्विवचन विभज्योप पदे यानी दो की संख्या से विभाजित होने वाले पदों में तरप ये सुनो, तरप और ये सुन प्रत्यय होते हैं। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल के आएगा इस पद का, तरप और ये सुन। यानी कि जहाँ दो व्यक्तियों के मध्य किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए या दो वस्तुओं में से एक किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ तरप और ये सुन प्रत्यय होते हैं। ठीक है, देखिए लिखिए, यहाँ से हम तरप प्रत्यय पढ़ेंगे। ठीक है ना, मैंने सूत्र का अर्थ बताया आपको। ठीक है, यहाँ तरप प्रत्यय देखते हैं जहाँ दो व्यक्तियों जहाँ दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं जहाँ दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं में से किसी एक को श्रेष्ठ किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, बताया जाए जहाँ दो वस्तुओं या व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु को श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर तरप या ये सुन प्रत्यय का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे मैं बोलूं मोहन राम और श्याम से श्रेष्ठ है, तो यहाँ मोहन है
या फिर हम ऐसे बोले कि मोहन और श्याम में श्याम श्रेष्ठ है, तो यहाँ तरप प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है, ये हो गई तरप प्रत्यय की बात, हो गई। अब देखिए देखिए इसके बाद बात आती है जो तरप प्रत्यय से जो रूप बन कर आता है वो तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। जैसे तत्कृत प्रत्यय में हमने पढ़ा था ना, पुल्लिंग के अलग, स्त्रीलिंग के लिए के अलग और नपुंसक लिंग के लिए अलग रूप पढ़े थे। उसी प्रकार इन प्रत्ययों के रूप भी अलग अलग चलेंगे। ठीक है ना, आ गया समझ में? तो लिखिए तरप प्रत्यय से बने शब्दों के रूप, बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम, कोमा, स्त्रीलिंग में रमा, और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं, की तरह चलते हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, पटु शब्द से बना लेते हैं। पटु, पटु में क्या जुड़ा? तरप प्रत्यय जुड़ा, तो क्या बन गया? एक लाइन और लिख दीजिए, यहाँ पर तरप का तर शेष रहता है, तर शेष रहता है। ये एक लाइन और जो ऐड कर लीजिए हम लास्ट में। ठीक है, तरप का क्या शेष रहता है? तर। जैसे अनिय का अनिय, अनियर का अनिय शेष रहा, तव्यत का तव्य शेष रहा, क्षत्रिय का अत, ऐसे शेष बचे ना प्रत्यय जोड़ते समय शब्द। ठीक है ना, उसी तरह तरप प्रत्यय में क्या शेष रहता है? तर शब्द शेष रहता है। ठीक है, तो पटु में तरप जुड़ा, तो तरप का क्या शेष बना? पटु तर बना, तरप का तर जुड़ गया। तो पुल्लिंग में तो पट राम की तरह राम है होता है, तो पटु तरह बन गया। स्त्रीलिंग में रमा की तरह, तो पटु तरा बन गया। और फल की तरह बनाएंगे तो पटु तरम बन जाएगा। ठीक है, ये पुल्लिंग का रूप हो गया, ये स्त्रीलिंग का रूप हो गया, और ये नपुंसक लिंग का रूप हो गया। ठीक है, आगे डिटेल सभी उदाहरण एक साथ ले लेंगे। ये तो हो गई तरप प्रत्यय की बात, नोट कर लीजिए आप इसको एक बार। अब बात आती है नंबर सेकंड, तमप प्रत्यय की। देखिए जो तमप प्रत्यय होता है वो तरप प्रत्यय की तरह होता है। तरप प्रत्यय तो दो में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता था, जबकि तमप में अनेक या किसी समूह में से एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र वैसे देखा जाए तो अतिशय तमप इष्ठनव, यानी कि जहाँ अतिशयता हो, यानी कि अनेकों में से श्रेष्ठ किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ पर तमप और ईष्ठन प्रत्यय होते हैं। कौन से होते हैं? तमप और ईष्ठन प्रत्यय। देखिए यहाँ लिखते हैं तमप, तमप प्रत्यय। सूत्र लिख देते हैं, अतिशायने तमप इष्ठनव। कि अतिशायन में यानी कि किसी अनेकों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाए। अतिशायन का मतलब होता है अनेकों में से एक को श्रेष्ठ बताना। तो वहां पर कौन से प्रत्यय होते हैं, इसके हम विभाजन करेंगे इन शब्दों का, तो दो प्रत्यय निकल के आते हैं, एक तो तमप और एक ईष्ठन। एक तो तमप और एक होता है ईष्ठन। ठीक है,
यानी कि अतिसार नहीं, यानी अनेकों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पर तमप और ईष्टन प्रत्यय होते हैं। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ तमप प्रत्यय, तो हम तमप प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए देखिए, जहां अनेकों में से, जहां अनेकों में से किसी एक को, किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ वहाँ तमप प्रत्यय होता है, वहाँ तमप प्रत्यय होता है। यहाँ हम तमिल पढ़ लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तमप में से, तमप में से या तमप प्रत्यय का, ऐसे लिख दिए, तमप प्रत्यय का तम, तमप प्रत्यय का तम शेष रहता है, शेष रहता है। एक तरफ का तर शेष बचाता है और तमप का तम शेष बचता है, ठीक है। ठीक, फिर इसके रूप भी वही तीनों लिंगों में चलेंगे, वही अलग अलग चलेंगे, वही राम रमा फल की तरह, ठीक है ना। तो ये भी लिख लीजिए, तमप प्रत्यय से बने शब्दों के रूप, के रूप पुल्लिंग में राम, कोमा स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ अनेकों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, वहां पर तम प्रत्यय होगा और इसका तम शेष रहता है, ठीक है। और तर इसके रूप भी वही राम रमा फल की तरह चलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं, आप करके बनाता हूँ। जैसे पटु शब्द में जोड़ते हैं अपन, पटु शब्द में तमप जोड़ेंगे, तमप में से क्या शेष बचता है, तम शेष बचता है, तो क्या बन जाएगा, पटुतम है। पुल्लिंग में पटुतम है, स्त्रीलिंग में पटुतमा और नपुंसकलिंग में पटु तमम। ये तो रूप बन गया पुल्लिंग का, ये बन गया स्त्रीलिंग का और ये बन गया नपुंसकलिंग का, ठीक है ना। एक बार नोट कर लीजिए आप इनको। फिर हम एक यहाँ टेबल बनाएंगे जिसमें दोनों प्रत्यय आ जाएंगे अपने। शब्द एक होगा और जो रूप होंगे वो तीनों बन जाएंगे। अब एक बार नोट कर लीजिए इसको। जो जिन्होंने तरफ प्रत्यय को नोट नहीं किया कर पाए, वो वीडियो को रिवाइज करके नोट कर ले, ठीक है ना। देखिए अब आगे देखते हैं, आगे एक टेबल बनाते हैं हम पहले। देखिए टेबल में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर शब्द, ठीक है ना, तरफ प्रत्यय और तमप प्रत्यय, तमप प्रत्यय, ठीक है ना। इस तरह डिवाइडेशन करेंगे। पहले देख लें ध्यान से, ऐसे सीधे मत खींच देना,
गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम थोड़ा इसको टेबल को थोड़ा लंबा बनाते हैं। इसके हम सबसे पहले डिवाइडेशन करेंगे, है ना, क्योंकि हमें तीनों लिंगों में रूप बनाना है इसके, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसकलिंग में भी। ठीक है, देखिए पुल्लिंग शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ना, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है ना। यहाँ तक बना लीजिए, एक बार ऐसी बनाइए आप टेबल। ये पुल्लिंग के शब्द हो जाएंगे तरफ प्रत्यय के, ये स्त्रीलिंग के शब्द हो जाएंगे, है ना, नपुंसकलिंग हो गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, जैसे पहले मैं शब्द लिख देता हूँ एक, तो इसके बाद में टेबल को हम कंप्लीट करेंगे। पहले मैं शब्द लिख देता हूँ, पटु, पटु से तो बना ही लिया हमने। देखिए अब लिखते हैं गुरु, श्रेष्ठ, दीर्घ, वृहत, सुंदर, समीप, ठीक है, स्थिर, बहुल, साधु, उरु, अल्प, ह्रस्व। ठीक है ना। इन शब्दों को देखो आप पहले, ऐसे ऊपर का हेडिंग डाल लेना टेबल का। टेबल को कंप्लीट करते हैं पहले। ठीक है, ये मैंने कुछ शब्द लिख दिए हैं आपके समक्ष, आपके सामने। तो इनसे हम दोनों प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तरप का भी करेंगे और तमप का भी, और प्रत्येक लिंग में करेंगे। ठीक है ना, पुल्लिंग के भी, स्त्रीलिंग के भी लिए और नपुंसकलिंग के भी। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु शब्द की। देखिए गुरु शब्द, तो गुरु में तरप, सबसे पहले तरप जोड़ेंगे, तरप का तर शेष रहता है। ठीक है, तो क्या बनेगा पुल्लिंग में गुरु तरह, गुरु तरा, गुरु तरम, और तमक जोड़कर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा गुरु तमय, गुरु तमा, गुरु तमम, गुरु तमम। श्रेष्ठ का बनाएंगे तो श्रेष्ठ तरह,
श्रेष्ठतरा, श्रेष्ठतरम। तम अब जोड़ेंगे तो श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतमा, श्रेष्ठतमम। ठीक है। दीर्घ में जोड़ेंगे तो दीर्घतर, बृहत्तर, सुंदरतर, समीपतर। स्थिर में जोड़ेंगे तो स्थिरतर। बना लो आप, बाकी बनाओ, बनाओ, ठीक है ना। बहुलतर, साधुतर, उरुतर, अल्पतर, ऋष्वतर। ठीक है, बनाइए, आप बनाइए ना, मैं लिख देता हूँ इनके। बनाइए। बना लो ना बाकी के, ठीक है ना। दीर्घतर, दीर्घतरा, दीर्घतरम, दीर्घतम है। मैं तम अब कैसे बना देता हूँ, दीर्घतम है, व्रत से व्रततम है, सुंदरतम है, समीपतम है, ठीक है, स्थिरतम है, बहुलतम है, साधुतम है, उरुतम है, उरुतम है, उरुतमा, उरुतमम, अल्पतम है, अल्पतमा, अल्पतमम। इसी तरह ऋष्वतम है, ऋष्वतमा, ऋष्वतमम। ठीक है, ये आपकी टेबल एक बार उतार लीजिए, इनकी तरह आप आगे के बना लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर, एक बार नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके यहाँ पे। देखिए अब आगे हम देखते हैं कुछ विशेष चीज़ें यहाँ नोट डाल के लिख लीजिए नीचे की लाइन में। कि यदि धातु रूप के बाद धातु रूप के यदि धातु रूप के बाद इन प्रत्ययों का प्रयोग हो तो प्रत्यय के साथ में, प्रत्यय के साथ में अर्थात बाद में, बाद में आम शब्द लगा दिया जाता है।
आम शब्द लगा दिया जाता है। क्लियर? यानी कि जब धातु रूप के बाद में तरफ या तम में से कोई प्रत्यय लगाना हो तो जहाँ प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वहाँ आम शब्द लगा दिया जाएगा। जैसे जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। लिखती, पठती, नृत्यति, पचती। देखिए सीधे बना बिगड़ टेबल दिखा देता हूँ। यदि हम इनमें तरफ प्रत्यय जोड़ेंगे यानी कि इन चारों शब्द यानी कि पहले तो लिख तो धातु है लेकिन जब ये इसमें लट लकार का रूप बन गया तो ये शब्द बन गया, पद बन गया तो ये पद शब्द हो गया। तो इसमें तद्धित प्रत्यय लगाया। तिप तो पहले, कृत तो पहले लग चुके, लेकिन अब यहाँ एक शब्द बनने के बाद तरफ प्रत्यय लगाया। तो इनमें सबसे पहले तरफ प्रत्यय जोड़ कर देखते हैं तो क्या बनता है। देखो लिखती तरह, तरफ का तर शेष रहता है तो लिखती तर, ये शब्द बना सीधा सा। लेकिन यहाँ पहले धातु रूप है उसके बाद में प्रत्यय लगा है तो प्रत्यय के साथ ही यानी कि प्रत्यय के बाद में जब प्रत्यय जोड़कर शब्द बन जाए उसके बाद में आम शब्द और जोड़ देंगे। तो इसमें आम शब्द जोड़ेंगे तो लिखती क्या बन जाएगा, तय रे आ और ये मैं, लिखती तराम। इसी तरह पठ से पठती तराम, ठीक है। नित्यति से नत्यति तराम, पचती से पचती तराम, एक साथ जुड़े हुए है ना, पचती तराम, पचती तराम, ठीक है। इसी तरह इन्हीं लिखती, पठती, नृत्यति, पचती, भवती, इनमें वही जोड़ेंगे हम, क्या तमप जोड़ेंगे। तमप तरफ तो जोड़ लिया, अब हम तमप जोड़ेंगे। तमप का तम शेष रहता है तो वही शब्द प्रत्यय जोड़ने के बाद तमप प्रत्यय से जो शब्द बन जाएगा लिखती में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, लिखती तम, ये बना। लेकिन यहाँ धातु रूप का प्रकरण आया है तो उसके बाद प्रत्यय तमप लगा है तो यहाँ वही आम शब्द और लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, लिखती तमाम, पठती तमाम, नृत्यति तमाम, नृत्यति तमाम, पचती तमाम। यहाँ ये जो रूप बने तीनों लिंगों में सेम रहेंगे। यहाँ पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का अलग अलग नहीं बनेगा। भवती में जोड़ेंगे तो भवती तमाम, ठीक है। तरफ में बना देते हैं, भवती में तरफ भी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, भवती तराम, इस तरह से, ठीक है ना। इनको भी अलग से नोट कर लीजिए आप नीचे टेबल के नीचे, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपके तरफ और तम प्रत्यय कंप्लीट हो। इसके बाद हम देखेंगे मतुक प्रत्यय, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतुक प्रत्यय पढ़ने के बाद त्वय और तल, ये दो प्रत्यय और हैं, इन दोनों को पढ़ेंगे। ये जैसे तरफ और तमप एक साथ हुए थे, इसी तरह जो त्वय और तल प्रत्यय होते हैं
ये भी एक साथ होते हैं, इनका प्रयोग भी एक साथ होगा। इसीलिए हम तरप त्व और तल, तरप और तमप की तरह ही पढ़ेंगे। वो अगली क्लासों में पढ़ेंगे, आने वाली कक्षाओं में। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।